आज घर में अम्मी और अब्बू बड़े भाई की शादी की बातें कर रहे थे। बड़े भाई खामोशी से बैठे मुस्कुरा रहे थे। अम्मी ने कहा, अब लड़का अपनी नौकरी में भी सेट हो गया है, अब इसका घर बसा देना चाहिए। इतने में खाला का फोन आया। उन्होंने बताया कि एक बहुत अच्छी लड़की नज़र में है, शरीफ घराने की है, तालीम याफ्ता है और सबसे बढ़कर बहुत सलीकामंद है। अम्मी ने फौरन कहा, फिर बात आगे बढ़ाओ, अगर किस्मत में हुई तो यही हमारी बहू बनेगी। मैं ये सब सुनते हुए खामोशी से उठा और घर से बाहर निकल आया, क्योंकि ऐसी बातों में मेरा कभी दिल नहीं लगता था। गली के नुक्कड़ पे पहुंचा तो मेरी मोहब्बत अपनी अम्मी के साथ बाजार जाने के लिए घर से निकली हुई थी। सफ़ेद दुपट्टा सर पे था, हाथ में थैला था। वो चलते चलते एक लम्हे के लिए रुकी और सामने से आती एक छोटी बच्ची के सर पर हाथ फेर के मुस्कुरा दी। उसकी वो मुस्कुराहट मेरे दिल में उतर गई। मैं दूर खड़ा उसे देखता रहा। वो मेरी तरफ देखे बगैर अपनी राह चलती रही, लेकिन ना जाने क्यों मुझे हर रोज़ उसी वक्त उस गली से गुजरने की आदत पड़ चुकी थी। शाम हुई तो मैं दोबारा उसी रास्ते से गुजरा। अपने घर के दरवाजे पर खड़ी किसी पड़ोसन से बात कर रही थी। मैं नज़रें झुका के आगे निकल गया, लेकिन दिल बार बार पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रहा था। घर पहुंचकर सीधा अपने कमरे में गया। अलमारी से अपनी डायरी निकाली और उसके पहले खाली सफ़े पे उसके नाम के बगैर चंद सतरें लिख दी कि कुछ लोग आवाज़ दिए बगैर भी दिल में उतर जाते हैं और फिर दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए रह जाते हैं। लिखने के बाद मैंने डायरी बंद की और किसी के कदमों की आहट सुनकर जल्दी से उसे अलमारी में रख दिया। कई दिन इसी तरह गुजर गए। कभी वो सुबह नजर आती, कभी शाम को अपने घर की छत पे कपड़े सुखाती दिखाई देती, कभी मोहल्ले के किसी बच्चे का हाथ पकड़ के दुकान तक जाती। मैंने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी, ना उसने कभी मेरी तरफ खास तवज्जो दी, मगर मेरे दिन का सबसे खूबसूरत लम्हा वही होता जब एक नज़र उसका चेहरा देख लेता। रात को सोने से पहले मेरी डायरी के एक दो सफ़े और भर जाते, जिनमें कभी गज़ल होती, कभी अधूरी सी दुआ और कभी सिर्फ उसकी एक झलक का जिक्र। एक दोपहर में घर आया तो ड्राइंग रूम में गैर मामूली रौनक थी। खाला और मामू बैठे हुए थे। अम्मी चाय और मिठाई ला रही थी। मैंने अंदर आते ही पूछा, खैर है? आज सब इकट्ठे कैसे हैं? अम्मी ने खुशी से कहा, जाओ तुम्हें भी खुशखबरी सुनाते हैं। तुम्हारे भाई के लिए जिस लड़की के रिश्ते का जिक्र हुआ था, आज हम लोग उसे देख के आए हैं। सबको बहुत पसंद आई है। अगले हफ्ते वो लोग भी यहाँ आ रहे हैं। अगर सब ठीक रहा तो बात पक्की कर देंगे। मेरे कदम वहीं रुक गए। दिल ने अजीब सा धड़कना शुरू कर दिया। मैंने बेख्तियार पूछा, कौन सी लड़की? अम्मी ने मुस्कुराते उसका नाम लिया। मेरे कानों में जैसे शोर सा भर गया। यही तो वो नाम था जो मैं कई रातों से अपनी डायरी के हर दूसरे सफ़े पे लिखकर मिटा देता था। मैं खामोशी से वहां से उठा और अपने कमरे में आ गया। दरवाज़ा बंद किया, कांपते हाथों से अलमारी खोली, डायरी निकाली और काफ़ी देर तक खाली सफ़े को देखता रहा। फिर कांपते हाथों से सिर्फ एक जुमला लिखा, शायद मोहब्बत हमेशा मिलने का नाम नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात खामोश रहकर हार जाने का नाम भी होती है। अम्मी ने यह भी कहा था कि एक बार प्रॉपर फिर से भी सबने उनके घर जाना है, मगर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था। 2 दिन बाद सारे घर वाले वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे, मगर मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं जाऊँगा। फिर थोड़ी देर बाद सब वहाँ जाने के लिए निकल गए। मैं जानबूझ के साथ नहीं गया था। अम्मी ने कई बार आवाज़ दी, लेकिन मैंने बहाना बना दिया कि तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही सब घर से निकले, मैं अपने कमरे में आया, डायरी निकाली और एक नई गज़ल लिखने लगा, मगर हर शेर अधूरा रह जाता था। आखिर मैंने डायरी बंद करके सर दोनों हाथों में छुपा लिया। शाम ढले सब वापस आए तो अम्मी के चेहरे पे खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने घर में दाखिल होते ही कहा, माशाल्लाह आयशा बहुत बाअदब है, सबको बहुत पसंद आई है। उसके वालिद ने भी अच्छा जवाब दिया है। अगर अल्लाह ने चाहा तो चंद दिन में मंगनी कर देंगे। बड़ा भाई भी हल्के से मुस्कुरा दिया और सब उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। मैं भी आगे बढ़ा और ज़बरदस्ती मुस्कुरा के भाई से हाथ मिला लिया, मगर अंदर से जैसे कुछ टूट सा गया था। अम्मी कह रही थी कि 1-2 दिन में वो भी हमारे घर को देखने के लिए आएंगे, और आखिरकार वो दिन भी आ गया। सुबह से ही घर में गैर मामूली मसरूफियत थी। अम्मी बार बार सबको हिदायत दे रही थी कि मेहमान किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। बड़े भाई नए कपड़े पहन कर तैयार हो रहे थे। अबू उन्हें नसीहत कर रहे थे कि ज़्यादा बातें ना करना, बस अदब से बैठना, बाकी बुजुर्ग खुद संभाल लेंगे। मैं खामोशी से कोने में बैठा ये सब देख रहा था। दिल बार बार दुआ कर रहा था कि किसी तरह ये रिश्ता ना हो, मगर ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल पा रहा था। और सबसे बड़ी बात कि रिश्ता तो हो चुका था, बस वो लोग हमारा घर देखने के लिए आ रहे थे। अब फिर वो लोग आके चले भी गए, मगर मुझे कोई होश नहीं था। अगले चंद दिनों में दोनों घरों की आमदोरफ्त बढ़ गई थी। कभी आयशा के घर से मिठाइयाँ आ जाती, कभी हमारी तरफ से तोहफे भेजे जाते।
एक दिन अम्मी ने मुझे भी साथ चलने को कहा ताकि कुछ सामान पहुंचा दिया जाए। मैं इनकार न कर सका। जब हम वहां पहुंचे तो आयशा सहन में अपनी अम्मी के साथ बैठी थी। उसे सबको सलाम किया और फिर थोड़ी देर बाद पानी देने के लिए मेरी तरफ बढ़ी। एक लम्हे के लिए हमारी नजरें मिली, फिर उसने फौरन झुका ली और खामोशी से वापस चली गई। मैं भी सर झुका के बैठा रहा, जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते ही ना हो। घर वापस आया तो सारी रात नींद नहीं आई। मैंने डायरी खोली और लिखा। आज वो मेरे सामने थी मगर पहले से कहीं ज्यादा दूर थी। मैंने सोचा अगर किस्मत में वो मेरे भाई की खुशी बन के आई है तो मुझे अपने दिल को हमेशा के लिए खामोश करना होगा। लेकिन पेन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर सफ़े पे आयशा का नाम अब पहले से ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। चंद रोज़ बाद मंगनी की तारीख तय हो गई। घर में खुशियों की तैयारी शुरू हो गई थी। अम्मी कपड़ों की बातें कर रही थी, मेरी बहनें ज्वेलरी देख रही थीं, बड़े भाई दोस्तों को फ़ोन कर रहे थे। मैं खामोशी से बाजार जाने का बहाना बना के घर से निकल गया। शाम को वापस आया तो दरवाजे के पास खड़ी आयशा अपनी अम्मी के साथ हमारे घर से वापस जा रही थी। जाते जाते उसने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, लेकिन अगले ही लम्हे उसने नज़रें झुका ली और गाड़ी में बैठ गई। मुझे समझ नहीं आया वो सिर्फ मेरा वहम था या उसके दिल में भी कोई ऐसी बात थी जिसे वो दुनिया से छुपा रही थी। यही सवाल मेरे दिल में पहली बार एक खामोश तजस्सुस बन के रह गया। आखिरकार मंगनी का दिन आ गया। सुबह से दोनों घरों में खुशियों की तैयारी जारी थी। हमारे घर में रिश्तेदार आना शुरू हो गए। सब मेरे बड़े भाई को मुबारकबाद दे रहे थे, वो भी खुश नजर आ रहे थे। मैं हर काम में सबका हाथ बटा रहा था ताकि कोई मेरे चेहरे पे छुपी बेचैनी न पड़ सके। अम्मी ने आवाज़ दी कि गिफ्ट के डिब्बे गाड़ी में रखो। मैं खामोशी से सब सामान उठा के गाड़ी में रखता रहा, फिर सबके साथ आयशा के घर पहुंच गया। उनका घर पिछली गली में ही था, लेकिन फिर भी भाई गाड़ी पे गए थे। आयशा के घर भी चहल पहल थी। औरतें अलग बैठी थीं, मर्द अलग बातें कर रहे थे। मैं एक तरफ खामोश बैठा रहा। इतने में आयशा अपनी अम्मी और बहन के साथ कमरे में दाखिल हुई। उसने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था। सबकी नज़रें उस पे थीं, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे ज़्यादा देर देख सकूं। फिर रस्म शुरू हुई, अंगूठी पहनाई गई, दुआएं दी गईं, मुबारकबाद का शोर उठा तो मैंने भी बाकी सबकी तरह तालियां बजाईं, मगर दिल जैसे हर आवाज़ के साथ थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा था। रस्म ख़त्म हुई तो घर की बड़ी ख़वातीन आयशा को दूसरे कमरे में ले गईं। अम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि ये मिठाई के डिब्बे अंदर रखा हो। मैं डिब्बे उठा के अंदर गया तो कमरे के बाहर अचानक आयशा सामने आ गई। दोनों एक लम्हे के लिए रुक गए। ना वो कुछ बोली, ना मैं कुछ कह सका। इतने में उसकी कज़न हंसते हुए आ गई और उसे साथ ले गई। वो जाते जाते एक लम्हे के लिए पलटी, फिर खामोशी से आगे बढ़ गई। उसे एक लम्हे ने मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी छोड़ दी। घर वापस आया तो सब लोग मंगनी की बातें करते रहे। कोई कहता लड़की बहुत अच्छी है, कोई कहता किस्मत से ऐसा रिश्ता मिलता है। बड़े भाई भी खुशी खुशी अपने दोस्तों से फ़ोन पे बातें कर रहे थे। मैं अपने कमरे में आया, डायरी निकाली और कई सफ़े मुसलसल लिखता चला गया। आज पहली बार मेरी गज़लों में खुशबू नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी। सिर्फ वो लफ्ज़ थे जो किसी को कभी सुनाई नहीं जा सकते थे। आखिर मैंने लिखा, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो दुआ बन जाती है, खा कबूल हो या ना हो। उस दिन के बाद शादी की तैयारियां तेज़ी से शुरू हो गई। घर में रोज़ कोई ना कोई नया काम निकल आता। कभी फर्नीचर आता, कभी कपड़े सिलवाने जाते, कभी कार्ड तकसीम किए जाते। अम्मी मुझे हर जगह साथ ले जाती थी क्योंकि बड़े भाई दफ्तर में मसरूफ़ रहते थे। कई बार ऐसा होता कि मैं और अम्मी आयशा के घर जाते। वहाँ उसकी अम्मी चीज़ों का हिसाब कर रही होती। आयशा कभी चाय लेके आती, कभी कपड़ों के डिब्बे रखती, कभी अम्मी से किसी रस्म के बारे में पूछती। वह हमेशा मुझसे नज़रें बचा के बात करती थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे महसूस होता था कि जब मैं वापस जाने लगता हूँ तो एक लम्हे के लिए ज़रूर मेरी तरफ देखती है। एक दिन अम्मी और आयशा की अम्मी बाजार में कपड़े देख रही थी। मैं दुकान के बाहर खड़ा था। आयशा भी अपनी अम्मी के साथ थी। दुकानदार ने गलती से कुछ शॉपिंग बैग मेरे हाथ में दे दिए। मैंने वो बैग आयशा की तरफ बढ़ाए तो उसने आहिस्ता से शुक्रिया कहा। ये उसकी ज़ुबान से मेरे लिए पहला लफ्ज़ था, सिर्फ एक लफ्ज़, लेकिन वो मेरे दिल में बहुत देर तक गूंजता रहा। मैंने जवाब में सिर्फ सर हिला दिया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने एक लफ्ज़ भी ज़्यादा बोल दिया तो मेरे दिल का हाल मेरी आंखें बता देंगी। रात को बड़े भाई मेरे कमरे में आए। वो बहुत खुश थे। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोले, दुआ करना मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। आयशा वाकई बहुत अच्छी लड़की है। मैंने मुस्कुरा के कहा, अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे। बड़े भाई ने मुझे गले लगा लिया। वो बेखबर थे कि जिस लड़की की खुशी की दुआ वो मुझसे मांग रहे हैं, उसी के लिए मैं कई महीनों से अपनी डायरी के सफ़े भर रहा हूँ। भाई के कमरे से निकलते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अगले लम्हे मैंने खुद को संभाला, क्योंकि अब मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया था कि मेरी मोहब्बत कभी मेरे भाई की खुशियों के दरमियान नहीं आएगी। चंद हफ्ते गुजरते ही शादी की तारीख भी तय हो गई। पूरा ख़ानदान खुशी में डूब गया था। घर में रोज़ नई तैयारी होने लगी थी, मगर मेरी डायरी के सफ़े भी उसी रफ्तार से भरने लगे थे। एक रात मैं आखिरी सफ़े पे लिख रहा था कि बाहर से अम्मी की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, कल से शादी की तकरीबात शुरू हो जाएंगी, अब खुश रहना, सारा घर तुम्हें उदास देख के परेशान होता है।
میں نے جلدی سے ڈائری بند کی اور الماری میں رکھ دی۔ مجھے کیا معلوم تھا یہی ڈائری ایک دن میری پوری زندگی کا سب سے بڑا راز کھولنے والی ہے۔ اور پھر شادی کا دن بھی آ گیا۔ صبح سے ہی گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ کوئی برتن سنبھال رہا تھا، کوئی کھانے کا انتظام دیکھ رہا تھا، کوئی بچوں کو تیار کر رہا تھا۔ میرے بڑے بھائی دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے بیٹھے تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، مگر دل بار بار کہیں اور چلا جاتا تھا۔ امی نے آ کر میرے ہاتھ میں کپڑے دیتے ہوئے کہا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تمہیں ہر وقت اپنے بھائی کے ساتھ رہنا ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور کپڑے بدلنے چلا گیا۔ اور پھر بارات عائشہ کے گھر پہنچی تو ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ پھر رسمیں شروع ہوئیں، سب لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تھے، میں بھی باقی لڑکوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اتنے میں عائشہ اپنے کمرے سے نکلی، سب کی نظریں اس پہ تھیں۔ میں نے بھی ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر فوراً نظریں ہٹا لی۔ دل چاہ رہا تھا وقت وہیں رک جائے، مگر چند ہی لمحوں بعد نکاح کی رسم شروع ہو گئی۔ قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کروایا اور چند لفظوں کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے میرے بھائی کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ رخصتی کا وقت آیا تو عائشہ اپنے والد سے لپٹ کے بہت روئی۔ اس کی امی بار بار اسے چپ کروا رہی تھیں۔ اس کے والد نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹی اب وہی تمہارا گھر ہے، ہمیشہ اس گھر کی عزت بن کے رہنا۔ عائشہ نے خاموشی سے سر ہلایا اور پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں دروازے کے پاس کھڑا سب دیکھتا رہا۔ دل میں عجیب سا درد تھا، لیکن اس درد کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ گھر پہنچتے ہی استقبال کی رسمیں شروع ہو گئیں۔ میری بہنیں ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ امی نے عائشہ کو گھر کے اندر لاتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، آج سے یہ گھر تمہارا اپنا گھر ہے عائشہ۔ وہ ہلکا سا مسکراتی تھی اور پھر سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد امی نے مجھے آواز دی کہ بہو کا سامان کمرے میں رکھ دو۔ میں نے خاموشی سے اس کے بیگ اٹھایا اور بھائی کے کمرے میں رکھایا۔ وہ دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر واپس آ گیا۔ اگلے دنوں میں آہستہ آہستہ گھر کی زندگی معمول پہ آنے لگی۔ عائشہ صبح سب سے پہلے اٹھتی، ناشتے کی تیاری میں امی کا ہاتھ بٹاتی، پھر ابو کو چائے دیتی۔ بھیا دفتر جانے لگتے تو ان کا لنچ تیار کرتی۔ شام کو وہ ان کے آنے کا انتظار کرتی۔ گھر والے اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ امی اکثر کہتی، اللہ نے ہماری قسمت اچھی کی ہے، ہمیں ایسی بہو ملی ہے۔ بڑے بھیا بھی ہر روز پہلے سے زیادہ خوش دکھائی دیتے۔ میں نے بھی خود کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ دفتر سے واپس آتا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ میں زیادہ دیر کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں اپنی ڈائری نکال لیتا۔ کبھی کوئی غزل لکھتا، کبھی صرف 2-3 سطریں لکھ کے صفحہ بند کر دیتا۔ کئی بار دل چاہتا سب کچھ پھاڑ کے پھینک دوں، مگر ہاتھ رک جاتے، کیونکہ یہی وہ واحد جگہ تھی جہاں میں اپنے دل کی بات کہہ سکتا تھا۔ ایک شام بڑے بھیا دفتر سے واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ انہوں نے آتے ہی کہا، آج میری ترقی ہو گئی ہے۔ امی نے فوراً مٹھائی منگوائی۔ گھر میں خوشی کی ایک اور وجہ بن گئی تھی۔ عائشہ نے اپنے ہاتھ سے چائے بنائی، سب ایک ساتھ بیٹھ کے ہنس رہے تھے۔ بڑے بھیا نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، اب تمہاری شادی کی بھی سوچنی چاہیے، تم بھی گھر بسا لو۔ سب لوگ ہنسنے لگے۔ میں نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ بنا لی، مگر میرے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ اب پھر وقت گزرتا گیا، مہینے ایک دوسرے کے پیچھے گزرتے رہے۔ گھر میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ میں نے خود کو اس حقیقت کا عادی بنانا شروع کر دیا تھا کہ عائشہ اب ہمیشہ میرے بھائی کی امانت ہے، اور یہی حقیقت ہے، میری قسمت بھی ہے۔ ایک رات میں اپنی ڈائری میں یہی بات لکھ رہا تھا کہ باہر سے زور کا ہارن سنائی دیا۔ میں باہر گیا تو وہ بھیا تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اگلے ہفتے کمپنی کے کام کے سلسلے میں انہیں دوسرے شہر جانا ہے، صرف 1 دن کا سفر ہے۔ امی نے دعا دی اور کہا، اللہ خیر سے لے جائے اور خیر سے واپس لائے۔ کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ آنے والا وہ 1 دن اس گھر کی پوری زندگی بدل دینے والا تھا۔ زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ صبح بڑے بھیا دفتر چلے جاتے، عائشہ امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں لگ جاتی، ابو محلے کی مسجد چلے جاتے اور میں بھی اپنی نوکری پہ نکل جاتا۔ شام کو جب سب دوبارہ ایک ہی دسترخوان پہ جمع ہوتے تو ایسا لگتا جیسے اس گھر میں ہمیشہ سے یہی سکون تھا۔ بڑے بھیا ہر روز دفتر کی نئی باتیں سناتے، کبھی اپنے باس کا ذکر کرتے، کبھی کسی نئے منصوبے کی بات کرتے۔ عائشہ خاموشی سے سب کی پلیٹوں میں سالن ڈالتی رہتی۔ امی کبھی اس کی تعریف کرتی تو وہ ہنس کے کہتی، میں تو ابھی بہت کچھ سیکھ رہی ہوں۔ اس گھر میں ہر طرف اپنائیت تھی، مگر میرے دل کے اندر وہی خاموشی جوں کی تو موجود تھی۔ ایک شام بڑے بھائی میرے کمرے میں آئے اور میرے بستر پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، تم پہلے جیسے نہیں رہے، پہلے ہر وقت ہنستے رہتے تھے، اب زیادہ تر خاموش رہتے ہو۔ اگر دفتر میں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ بنا کے کہا، کچھ نہیں، بس کام زیادہ ہے۔ انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بولے، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے۔ ان کی بات سن کر میری نظریں جھک گئی۔ دل چاہا سب کچھ بتا دوں، مگر اگلے ہی لمحے اپنے آپ کو روک لیا، کیونکہ اب اس سب کچھ صرف میری ڈائری تک محدود تھا۔
उसी रात मैंने डायरी खोली और कई सफ़े मुसलसल लिखता चला गया। मैंने लिखा कि बाज़ रिश्ते इंसान को इतने अजीज़ होते हैं कि उनके लिए अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान करनी पड़ती है। मैंने ये भी लिखा कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी तलाशती है। लिखते लिखते मेरी आंख लग गई। सुबह उठा तो डायरी मेरे सीने पर रखी हुई थी। मैंने फ़ौरन उसे उठा के अलमारी के अंदर कपड़ों के नीचे छुपा दिया। चंद दिन बाद इतवार आया तो सबने मिलकर फैसला किया कि आज दोपहर का खाना घर की छत पे खाया जाए। आयशा ने अपने हाथ से पुलाव बनाया था। बड़े भाई बार बार उसकी तारीफ कर रहे थे। अब्बू हंस के कहने लगे, अब तो हमें होटल जाने की ज़रूरत ही नहीं रही। सब लोग हंसने लगे थे। मैं भी उनके साथ बैठा था। आयशा ने मेरी प्लेट में भी खाना डाला और आहिस्ता से बोली, आपने बहुत कम लिया है, थोड़ा और ले लीजिए। मैंने सिर्फ इतना कहा, बस यही काफ़ी है। वो खामोशी से आगे बढ़ गई। एक आम सा जुमला था, मगर मेरे लिए पूरी शाम उसी एक लम्हे में गुजर गई। वक्त गुजरता रहा और देखते ही देखते शादी को कई महीने हो गए। अब आयशा इस घर का ऐसा हिस्सा बन चुकी थी जैसे वो हमेशा से यहीं रहती हो। अम्मी की तबीयत खराब होती तो वो रात भर उनके पास बैठी रहती थी। घर वाले हर रोज़ उसको दुआएं देते और मैं हर रोज़ अपने दिल को समझाता कि यही उसकी असल खुशी है और मुझे इसी खुशी पे राज़ी रहना चाहिए। एक दिन दफ्तर से वापस आया तो देखा बड़े भाई और आयशा सहन में बैठे किसी बात पे हंस रहे थे। बड़े भाई ने मुझे देखते ही आवाज़ दी, इधर आओ, तुम भी बैठो। मैं उनके पास जाके बैठ गया। अकबर भाई फिर से बोले, अगले हफ्ते कंपनी की तरफ से मुझे दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। सिर्फ एक दिन का काम है, सुबह जाऊंगा और शाम तक वापस आ जाऊंगा। आयशा ने फौरन कहा, इतना लंबा सफ़र है, एहतियात से जाइएगा। भाई हंस के बोले, तुम हर बात पे फिक्र करने लगती हो, एक दिन की तो बात है, देखते ही देखते वापस आ जाऊंगा। उस सफ़र की बात के बाद घर में कई दिन उसी का जिक्र होता रहा। अम्मी कभी कहती, बस में मत जाना, गाड़ी से चले जाना। अबू कहते, रास्ते में जल्दी मत करना। भाई हर बार हंस के यही जवाब देते कि आप लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे मैं पहली बार सफ़र कर रहा हूँ। आयशा हर बार खामोश हो जाती, मगर उसके चेहरे पे हल्की सी फिक्र साफ नजर आती थी। आखिर वो सुबह भी आ गई जब भाई को निकलना था। आयशा ने बहुत सवेरे उठ के उनके लिए नाश्ता बनाया, फिर लंच भी तैयार किया। जाते वक्त उसने उनके हाथ में पानी की बोतल और टिफ़िन देते हुए कहा, रास्ते में वक्त पे खाना खा लीजिएगा। भाई ने मुस्कुरा के कहा, अगर तुम रोज़ इस तरह फिक्र करोगी तो मुझे रोज़ सफ़र पे जाना पड़ेगा। ये सुन के सब हंस पड़े। आयशा ने शर्माते हुए नज़रें झुका ली। भाई ने पहले अब्बू के हाथ चूमे, फिर अम्मी से दुआ ली। इसके बाद मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, शाम को वापस आकर साथ बैठेंगे, एक ज़रूरी बात भी करनी है। मैंने मुस्कुरा के कहा, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। फिर वो आयशा की तरफ देख के बोले, अब तक ख्याल रखना, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। आयशा ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। हम सब उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आए थे। फिर गाड़ी गली से निकल के मोड़ मुड़ी और हमारी नज़रों से ओझल हो गई। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये चंद लम्हों की जुदाई हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बन जाएगी। शाम ढलने लगी थी मगर भाई वापस नहीं आए थे। फिर अचानक अब्बू के मोबाइल की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन कान से लगाया, चंद लम्हे सुनते रहे और अगले ही लम्हे उनके हाथ से मोबाइल ज़मीन पे गिर गया। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनकी ज़ुबान से सिर्फ एक जुमला निकला, गाड़ी का बहुत बड़ा हादसा हो गया है। अब्बू के मुंह से अल्फाज निकले तो पूरे घर पे जैसे सन्नाटा छा गया। अम्मी घबरा के उनके पास आई और बार बार पूछने लगी, क्या हुआ, क्यों कुछ बोल नहीं रहे। आयशा भी दौड़ती हुई अंदर से बाहर आई। उसके हाथ में चाय का कप था। उसे परेशान होकर अकबर भाई का नाम लिया मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर अब्बू ने कहमते हुए हाथ से मोबाइल उठाया और सिर्फ इतना कहा, अस्पताल से फ़ोन था, रास्ते में बहुत बड़ा हादसा हो गया है, अकबर ज़ख्मी है, हमें फ़ौरन जाना होगा। ये सुनते ही आयशा के हाथ से कप गिर के टूट गया। उसका चेहरा एक लम्हे में सफ़ेद पड़ गया था। वो दीवार का सहारा लेके खड़ी हो गई। अम्मी रोते हुए जल्दी जल्दी दुपट्टा संभालने लगी थी। मैंने गाड़ी निकाली और चंद ही लम्हों में हम सब अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। पूरे रास्ते गाड़ी में किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, सिर्फ अम्मी की दुआओं की आवाज़ आ रही थी। वो बार बार कह रही थी, या अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना, या अल्लाह मेरी गोद उजड़ने न देना। अस्पताल पहुंचते ही हम सब दौड़ते हुए इमरजेंसी की तरफ गए। वहाँ पुलिस वाले भी खड़े थे और चंद लोग खामोशी से एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैंने बेचैनी से पूछा, मेरे भाई कहाँ हैं? एक डॉक्टर आगे आया, उसे चंद लम्हे खामोश रह के हमारी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, हमें बहुत अफसोस है, हमने पूरी कोशिश की लेकिन वो ज़्यादा खून बह जाने की वजह से बच नहीं सके। ये सुनते ही अम्मी जोर से चीख मार के ज़मीन पे गिर पड़ी। अब्बू वहीं दीवार के साथ बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे मगर जुबान बंद थी। आयशा ने डॉक्टर की बात शायद पूरी सुनी ही नहीं थी। वो बार बार यही कहती रही, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी सुबह तो वो हंस रहे थे, आप किसी और की बात कर रहे हैं, मुझे उनके पास ले चलें, वो मुझे देखेंगे तो उठ जाएंगे,
वो रोने लगी मगर मैंने उसे संभाल लिया। वो मेरे बाजू पकड़ के मुसलसल रोती रही और बार बार यही कहती रही, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो मुझसे वादा करके गए थे शाम तक वापस आएंगे। कुछ देर बाद हमें भाई का चेहरा दिखाया गया। सफ़ेद चादर हटी तो ऐसा लगा जैसे वो गहरी नींद सो रहे हों। अम्मी उनके सीने पर सर रख के रोने लगी थी। अब्बू ने उनका माथा चूम के आंखें बंद कर ली। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उनके करीब जाऊं। आखिर मैंने कांपते हुए हाथ से उनका हाथ पकड़ा। वो हाथ जो हमेशा मेरे कंधे पे होता था आज बिल्कुल बेजान था। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे मगर आवाज न निकली। आयशा काफी देर तक दरवाजे के पास खड़ी रही, जैसे उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए करीब आई। उसे कांपते हुए हाथ से भाई के चेहरे को छुआ और रोते हुए बोली, आपने तो कहा था शाम तक वापस आ जाऊंगा, फिर इतनी देर क्यों लगा दी आपने? आंखें खोले, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज सुन वहां मौजूद हर शख्स की आंख भर आई, मगर जवाब देने वाला हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। जब जनाजा घर आया तो पूरा मोहल्ला जमा हो गया था। हर तरफ कुरान मजीद की आवाजें थीं, लोग आके अब्बू को तसल्ली दे रहे थे। अम्मी बार बार बेहोश हो रही थी। आयशा एक कोने में सफेद चादर ओढ़े बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू खत्म हो चुके थे मगर चेहरे पे ऐसा दर्द था जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता था। जब जनाजा उठा तो वो दरवाजे तक आई और खामोशी से उसे जाता देखती रही, जैसे उसके साथ उसकी पूरी जिंदगी भी जा रही हो। जनाजे के बाद घर पहले जैसा नहीं रहा था। सुबह होती मगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। दस्तरखान लगता मगर एक जगह हमेशा खाली रहती। शाम होती तो सबकी नजरें बेख्तियार दरवाजे की तरफ उठ जाती, जैसे अभी वो अंदर आएगा और कहेगा, आज दफ्तर में बहुत काम था। उसकी कुर्सी कई दिनों तक वैसे ही रखी रही। किसी की हिम्मत न हुई कि उसे दूसरी जगह रख दे। आयशा ने रंगीन कपड़े पहनना छोड़ दिए थे। वो खामोशी से घर के काम करती और फिर रात को अपने कमरे में चली जाती। कई बार अम्मी रात को उसके पास जाती, दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगती। एक दिन अम्मी ने उसके सर पे हाथ रखते हुए कहा, बेटी, अल्लाह की रजा के आगे किसी का बस नहीं चलता। आयशा ने नम आंखों से सिर्फ इतना कहा कि अम्मी, मैंने तो अभी उनके साथ जीना शुरू किया था। किस्मत ने इतनी जल्दी सब कुछ क्यों छीन लिया? मैं भी बदल चुका था। दफ्तर से वापस आकर सीधा अपने कमरे में चला जाता। रात को डायरी खोलता मगर अब गजलें नहीं लिखता था। हर सफ़े पर सिर्फ भाई की यादें और मेरे आंसू उतरते जा रहे थे। एक रात मैंने लिखा कि मैंने अपनी मोहब्बत को अपने भाई की खुशी के लिए दफन किया था, लेकिन किस्मत ने भाई को भी मुझसे छीन लिया। अब न मोहब्बत बाकी रही न खुशी, सिर्फ यादें रह गईं और एक ऐसा घर रह गया जहाँ हर सांस के साथ किसी न किसी की सिसकी सुनाई देती थी। यूं ही कई महीने गुजर गए मगर इस घर का गम कम न हुआ। भाई के इंतकाल को कई महीने गुजर चुके थे मगर घर की फिजा अब भी पहले जैसी नहीं हुई थी। सुबह नाश्ते की मेज़ लगती तो सब खामोशी से खाना खाते। शाम होती तो सहन में वही कुर्सियां पड़ी रहती, लेकिन अब वहाँ हंसी की आवाज़ें नहीं आती। अम्मी अक्सर बड़े भाई की तस्वीर साफ करती और देर तक उसे देखती रहती। अब्बू पहले से ज़्यादा खामोश हो गए थे और आयशा ने तो जैसे बोलना ही छोड़ दिया था। वो सुबह उठ के नमाज पढ़ती, फिर घर के सारे काम करती, अम्मी को दवा देती, अब्बू की चाय बनाती और बाकी वक्त अपने कमरे में गुजार देती। उसकी उम्र ही क्या थी, मगर चंद महीनों में वो कई बरस बड़ी लगने लगी थी। एक दिन दोपहर के वक्त दो रिश्तेदार मर्द हमारे घर आए। वो अब्बू के साथ बैठ के देर तक आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहे। मैं अपने कमरे में था मगर उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। एक ने कहा, लड़की अभी जवान है, इसे सारी जिंदगी इस तरह नहीं बिठाया जा सकता। दूसरा बोला, अगर इसे किसी दूसरे घर भेज दें तो इस घर से रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। बेहतर यही है कि घर के अंदर ही कोई फैसला कर लिया जाए। अबू खामोश रहे, जबकि अम्मी की आंखें भर आईं। वो बोली, अभी इसके जख्म ताज़ा हैं, ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है। मगर वो लोग यही कहते रहे कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। उनके जाने के बाद कई दिन तक घर में यही खामोशी रही, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि अम्मी और अब्बू किसी गहरी सोच में हैं। एक रात खाने के बाद अब्बू ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं अंदर गया तो अम्मी भी वहीं बैठी थी। दोनों के चेहरों पर अजीब सी संजीदगी थी। अब्बू ने काफ़ी देर खामोश रहने के बाद कहा, हमें तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं खामोश बैठा रहा। उन्होंने धीरे से कहा, हम चाहते हैं कि आयशा का निकाह तुमसे कर दिया जाए। ये सुनते ही मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कहा, अब्बू, आप ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? मेरे भाई की बेवा है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये सब मैं दिल से नहीं कह रहा था, बस मुंह से निकलता जा रहा था। अम्मी ने नम आंखों से कहा, बेटा, हम तुम्हारा मसला जानते हैं, हम किसी पर जुल्म नहीं करना चाहते, मगर इस बच्ची का भी तो कोई मुस्तकबिल है। हम इसे सारी ज़िंदगी इस तरह तन्हा नहीं देख सकते। बाहर लोग रोज़ नए मशवरे दे रहे हैं। कोई इसे अपने घर ले जाना चाहता है, कोई अपने बेटे से दूसरी शादी की बात करता है। हम इसे किसी अजनबी घर भेजने का हौसला नहीं रखते। मैंने बेबसी से कहा, लेकिन इसकी मर्जी भी तो पूछें, शायद वो कभी इस बात पे राज़ी ना हो। अबू ने आहिस्ता से जवाब दिया, हम किसी पे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, पहले उससे बात करेंगे। अगर वो इनकार करेगी तो यह बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। तुम भी उसके सामने इस मौजू का जिक्र नहीं करना। मैं खामोशी से वहाँ से उठ के अपने कमरे में आ गया।
उस रात मैंने डायरी खोली मगर कई घंटे पेन हाथ में पकड़े बैठा रहा, एक लफ्ज़ भी न लिख सका। 2 दिन बाद आयशा के मामू और खाला घर आए। अम्मी ने उसे अपने कमरे में बुलाया, दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर क्या बात हुई किसी को मालूम नहीं था। मैं सहन में बेचैनी से टहलता रहा। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। आयशा की आंखें सुर्ख थीं, वो नज़रें झुकाए अपने कमरे में चली गई। उसे किसी से कोई बात नहीं की। अम्मी भी खामोश थीं और अब्बू भी गहरी सोच में डूबे हुए थे। उस खामोशी ने पूरे घर को बेचैन कर दिया था। रात को अम्मी मेरे कमरे में आईं। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा, हमने इस पे कोई दबाव नहीं डाला था। हमने सिर्फ ये कहा कि अगर वो चाहे तो हम उसे बेटी की तरह रुखसत भी कर देंगे। मगर उसे काफ़ी देर सोचने के बाद सिर्फ इतना कहा कि जो फैसला आप सब मेरी इज्जत और भलाई के लिए करेंगे मैं उससे इनकार नहीं करूँगी। ये कहते हुए अम्मी रोने लगी और मुझे भी कुछ समझ ना आया कि ये खुशी की बात है या एक नई आजमाइश की इब्तिदा। इसके बाद कई दिन तक घर में इस मौजू पे खुल के बात नहीं हुई, मगर आहिस्ता आहिस्ता निकाह की तैयारियां होने लगी क्योंकि उसकी इद्दत मुकम्मल हो गई थी। इस बार न ढोल था, न शोर, न कहकहे, न मेहंदी की खुशबू, सिर्फ चंद अपने लोग थे, चंद दुआएं थीं और बहुत सी नम आंखें। काजी साहब आए, निकाह पढ़ाया गया। मैंने कपकपाती आवाज़ में कबूल है कहा। दूसरी तरफ आयशा ने भी धीमी आवाज़ में कबूल है कह दिया। चंद लम्हों में एक नया रिश्ता कायम हो गया, मगर इस रिश्ते के साथ पुरानी यादें भी वैसे ही जिंदा थीं। निकाह के बाद जब सब लोग दुआएं दे रहे थे तो मैंने एक लम्हे के लिए आयशा की तरफ देखा। उसे भी सर उठा के मेरी तरफ देखा, मगर दोनों ने फ़ौरन नज़रें झुका लीं, जैसे हमारे दरमियान अब भी बहुत से ऐसे लफ्ज़ थे जो कहे नहीं जा सकते थे। रात होने लगी तो मेहमान एक एक करके रुखसत हो गए। घर में खामोशी फैल गई। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी। घर के सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। सहन में पड़ी कुर्सियां खाली थीं और पूरे घर में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। अम्मी ने मेरे पास आके धीरे से कहा, बेटा, आयशा बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी है, आज उसे किसी बात पे मजबूर मत करना, उसे जितना वक्त चाहिए देना। मैंने खामोशी से सर हिला दिया। अम्मी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और आहिस्ता से कमरे की तरफ इशारा कर दिया। मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे मगर दिल की धड़कन हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। मैं दरवाजे के करीब पहुंचा तो अचानक याद आया कि सुबह कपड़े बदलते वक्त मैं अपनी पुरानी डायरी अलमारी से निकालकर मेज पे ही छोड़ आया था। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया कि पहले उसे उठा लूं, मगर फिर खुद ही सोचा शायद वो अभी तक वहीं पड़ी हो गई और वैसे भी आयशा से क्यों देखेगी। मैंने हल्की सांस लिया और आयशा से दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में दाखिल होते ही मेरे कदम वहीं रुक गए। सामने आयशा बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसकी नज़रें मेरे ऊपर नहीं बल्कि उस डायरी पे जमी थीं जिसके हाथों में खुली हुई थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ एक सफ़ा पलटने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी सांस जैसे सीने में रुक गई। मुझे फ़ौरन समझ आ गया कि वो सब कुछ पढ़ चुकी है या शायद अभी पढ़ रही है। मैं एक लफ्ज़ भी न बोल सका। आयशा ने मेरी तरफ देखे बगैर एक और सफ़ा पलटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर सफ़े के साथ उसकी आंखों से आंसू टिपक कर कागज़ पे गिर रहे थे। वो अपने आंसू पोंछने की भी कोशिश नहीं कर रही थी। मैं बेबसी से चंद कदम आगे बढ़ा और धीमी आवाज़ में कहा, आयशा, वो डायरी मुझे दे दो। वो खामोश रही जैसे उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। मैंने आहिस्ता से कहा कि वो बहुत पुरानी बातें हैं, उन्हें भूल जाओ। मगर उसे पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें इतनी सुर्ख थीं कि मैं नज़रें न मिला सका। उसे डायरी बंद नहीं की बल्कि एक सफ़ा मेरी तरफ करके धीमी आवाज़ में पूछा, ये सब सच है? ये सब मेरे बारे में लिखा गया था ना? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मेरी खामोशी ही सब कुछ बता रही थी। मैंने लरजते हुए आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम ये सब पढ़ो। ये सब उस वक्त का है जब तुम सिर्फ मेरी एक खामोश दुआ थी। मैंने कभी अपनी हद पार नहीं की, कभी अपने भाई के सामने, कभी तुम्हारे सामने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे अपने भाई की खुशी सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। मैंने तो ये डायरी भी इसलिए संभाल के रखी थी कि शायद एक दिन इसे खुद ही जला दूँ। उसे फिर चंद सफ़े पलटे, एक सफ़े पर रुक गई जहाँ मैंने उसकी मंगनी वाले दिन के बारे में लिखा था। फिर उस सफ़े पे पहुंची जहां मैंने उसकी शादी के दिन अपने दिल को हमेशा के लिए खामोश करने का वादा लिखा था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने आहिस्ता से डायरी अपने सीने से लगा ली और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। मैं उसके करीब गया मगर मुनासिब फासला रख कर रुक गया। मैंने कहा, अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई है तो मैं अभी इसी डायरी को जला देता हूँ और वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी इसका जिक्र भी नहीं करूँगा। मैंने डायरी की तरफ हाथ बढ़ाया मगर आयशा ने फ़ौरन उसे अपने सीने और मजबूती से लगा लिया। पहली बार उससे मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे बरसों से अपने दिल में कैद कोई बात कहने की हिम्मत जमा कर रही हो। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज उसके गले में अटक गए। उसे कई बार बोलने की कोशिश की मगर हर बार सिर्फ आंसू निकले। फिर उसने डायरी खोली और एक जगह उंगली रख के रोते हुए कहा, तुमने यहाँ लिखा था अगर किस्मत में वो मेरे भाई की खुशी बन के आई है तो मैं सारी ज़िंदगी खामोश रहूँगा। तुम वाकई इतना टाइम खामोश रहे। मैंने नज़र झुका के सिर्फ इतना कहा कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे आंसू साफ किए मगर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो मुसलसल मुझे देखती रही जैसे अपने दिल के बोझ से लड़ रही हो।
कमरे में फिर खामोशी छा गई। बाहर दूर कहीं ईशा की आज़ान की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर उस कमरे के अंदर वक्त जैसे ठहर गया था। चंद लम्हों बाद उसे लरजती आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, मुझे तुमसे एक बात करनी है, एक ऐसी बात जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मैं बेख्तियार उसकी तरफ देखने लगा। मेरी धड़कन पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले चंद लम्हों में उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज मेरी पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बन जाएंगे। उसे डायरी को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ रखा था। उसके आंसू अब भी रुक नहीं रहे थे। वो कई लम्हों तक खामोश बैठी रही, फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे लगता था ये राज मेरे साथ ही दफन हो जाएगा, मगर आज ये डायरी पढ़ के मुझे एहसास हुआ कि अगर आज भी मैं खामोश रही तो शायद सारी ज़िंदगी पछताती रहूँगी। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे डायरी का एक सफ़ा बंद किया और मेरी तरफ देख के बोली, तुम समझते रहे कि सिर्फ तुम ही खामोश थे, मगर हकीकत यह है कि खामोश तो मैं भी थी। जब पहली बार मैंने तुम्हें मोहल्ले की गली में देखा था तब तुम मुझे अच्छे लगे थे। तुम कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे, हमेशा नज़रें झुका के गुजरते थे, और यही बात मेरे दिल में उतर गई। मैं कई बार छत पर सिर्फ इसलिए आती थी कि शायद तुम्हें एक नज़र दिखाई दे जाओ, मगर ना तुमने कभी कुछ कहा ना मैं कह सकी। रुकते रुकते बोल रही थी, हर जुमले के साथ उसकी आवाज़ भारी होती जा रही थी। उसी का फिर एक दिन मेरे अब्बू ने आकर बताया कि एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मैंने ये तक ना पूछा कि लड़का कौन है, क्योंकि हमारे घर में बेटियों को सवाल की इजाज़त नहीं थी। जब तुम्हारे घर वाले आए तब मुझे पहली बार मालूम हुआ कि रिश्ता तुम्हारे बड़े भाई के लिए आया है। उस दिन मेरे दिल पे वही गुजरी जो शायद तुम्हारे दिल पे गुजरी थी, मगर मेरे अब्बू का फैसला आखिरी फैसला होता है। मैं चाह के भी इनकार नहीं कर सकती थी। मैं हैरत से उसकी तरफ देखता रह गया। मेरे हाथ बेख्तियार कांपने लगे। उसे डायरी मेरी तरफ बढ़ाई और कहा, जब मैंने इसमें तुम्हारी लिखी हर बात पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही दिल की बातें पढ़ रही हूँ। तुमने जिस दिन के बारे में लिखा था कि मैंने जाते हुए एक लम्हे के लिए तुम्हारी तरफ देखा था, वो तुम्हारा वहम नहीं था, मैं वाकई तुम्हें ही देख रही थी। तुमने जिस दिन लिखा कि मैं उदास थी वो भी सच था, क्योंकि मैं भी अपनी किस्मत के सामने बेबस थी। मैंने नम आंखों से कहा, फिर तुमने कभी कभी कुछ नहीं कहा। आयशा हल्का सा मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट भी आंसू में भीग गई। उसे कहा, हमारे घर की बेटियां मोहब्बत का इजहार नहीं करती, वो सिर्फ अपने अब्बा के फैसले मानती हैं। मैंने सोच लिया था कि शायद यही मेरी तकदीर है। फिर तुम्हारे भाई ने मुझे हमेशा इज्जत दी, कभी किसी बात की शिकायत का मौका न दिया। मैंने दिल को समझा लिया कि अब यही मेरी ज़िंदगी है। फिर अल्लाह ने वो इम्तिहान भी ले लिया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। हम दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर इस खामोशी का मतलब पहले जैसा नहीं था। मैंने आयशा से कहा, मुझे हमेशा लगता रहा कि मेरी मोहब्बत सिर्फ मेरी तरफ से थी। आज मालूम हुआ कि हम दोनों एक ही दर्द उठाते रहे, मगर वक्त ने हमें कभी एक दूसरे से एक लफ्ज़ कहने का मौका ही नहीं दिया। आयशा ने धीरे से कहा, जो होना था वो हो चुका। हम माजी को वापस नहीं ला सकते, ना अकबर वापस आ सकते हैं, ना वो दिन बदल सकते हैं, मगर एक बात का वादा करो, आज के बाद हम अपने रिश्ते की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत पे नहीं बल्कि एहतराम, एतमाद और सच पे रखेंगे।